अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गर गर सा सारे गा मग मगरे नी सारे गर गर सा। ओम शांति वैसा। ओम शांति जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज तो हमारे मन की वीणा गुंजित हो रही है और क्यों न हो, हमारे मेहता साहब हमारे साथ है। तो मेहता तो मने हेत, हेत माना प्यार, वैसा गुजराती में तो म माना मने, मुझे हेत माना प्यार, मुझे आप पर बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों न हो, गौतम राहों पे आपने कितने साल गुजारे हैं और किस तरह से आपने अपना ये ईश्वरीय जीवन बिताया है, एक हासिल किया है मुकाम आपने। तो आज आपके जीवन की गाथा हम सुनने जा रहे हैं। तो ये ईश्वरीय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। पूनम बहन जी का भी स्वागत है। और पूनम बहन, थोड़ा डिटेल में परिचय दीजिए हमारे भाई साहब का, और फिर भाई साहब अपना अनुभव शेयर करना शुरू करेंगे। तो पहले साथियों, एक हाथ खड़ा करके पहले तो आप अभिवादन करें हमारे आदरणीय मेहता साहब का। बहुत अच्छा। पूनम बहन, आप भी शब्द द्वारा स्वागत भी करें, परिचय। ओम शांति मेहता जी। ओम शांति बहन जी। आज आप अपने शिव स्मृति जूम मीटिंग के अंदर पहुंच गए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जो है निमंत्रण को स्वीकार किया। तो हमारे जवाहर मेहता जी दिल्ली के अंदर बहुत लंबे समय से अपनी ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा अनेकानेक आत्माओं को लाभान्वित कर चुके हैं। आपकी सेवाओं का क्षेत्र सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, लेकिन मधुबन हेडक्वार्टर में भी समय प्रति समय सेवाओं के कारण जाना होता है। लेकिन विशेष आपका अधिकतम समय हमारी दिल्ली जोन की इंचार्ज आदरणीय रुक्मणी दादी जी के सानिध्य में ही निकला। उन्हीं की प्रेरणाओं से, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से ही आपकी सेवाएं और सेल्फ प्रोग्रेस के जीवन जो है आगे बढ़ती गई। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर पहुंच चुके हैं और दिल्ली की सेवाओं को, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सेवाओं को बहुत ही समय से और बहुत सुंदर तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन करके करते जा रहे हैं। ना सिर्फ आप ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बने, लेकिन आपके साथ साथ जब आपने इस क्षेत्र में कदम रखे तो आपकी लौकिक युगल कोकिला बहन, जिसको सभी जानते हैं कि किस तरह से थोड़े समय तक तो वो भी रजौरी गार्डन सेंटर पर आदरणीय रुक्मणी दादी जी की पालना में रही और बाद में फिर वो रोहतक की सेवाओं को एज ए इंचार्ज संभालने लगी और उन्होंने वहाँ इतनी सुंदर सेवाएं की कि आज भी वहाँ के जन जन उनके अव्यक्त होने के बाद भी उनको बहुत याद करते हैं। और आप तो ईश्वरीय सेवाओं में लगन में मगन अवस्था में इतने रहते हैं कि देह के संबंध भी कोई होते हैं वो भी आपको लंबे समय से जैसे विस्मृत हैं। केवल बाबा और उसकी सेवाएं और ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार, यही आपकी स्मृतियों में बना रहता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं शिव स्मृति की जूम मीटिंग के अंदर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम है, स्वागत है हमारे वरिष्ठ भ्राता जवाहर मेहता जी का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया
वडोदरा परिवार, क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती है और मैं गुजरात से हूँ, इसलिए मैं बड़ौदा न कह के वडोदरा कहूंगा, क्योंकि गुजराती में वडोदरा ज्यादा प्रचलित है बनस्पे बड़ौदा से। जयंत भाई, डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन हमारे बहुत समय के साथी है। शुरू में जब हमारी बाल ब्रह्मचारी युगलों की भट्टी थी, तो उस भट्टी में हम साथ थे और तब से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा हुआ है। जी, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भाई साहब वो आज हाजिर नहीं है, कुछ दिनों से नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा। और मैं आपकी हमारे तरफ से उनको हमारी ओम शांति देना और साथ साथ हमारी शुभकामना कि वो जल्द से जल्दी अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना उनको जरूर पहुंचाना। जी। और भाई अभी आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं अपने निजी अनुभव को आपके सामने रखने की शुरुआत करूं। हम जरूर आपका अनुभव सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने बात गुजराती कही तो मैं 2 लाइन गुजराती गीत की सुनाना चाहता हूँ। आपने जो अपने दिल के उद्गार निकाले उस रेफरेंस। गुजरातनी धरती वतननी ये माटी छे, माता छे गुजरातनी धरती वतननी ये माटी छे, ए माटीमां मूळ छे मारा, भाषा मारी गुजराती छे, भाषा मारी गुजराती छे। हरख घेला गुजरातीना, हरख घेला गुजरातीना, हयाમાં હરખાતીએ મીઠડા મારું મીઠડી ભાષા, મધ મીઠું મલકાતીએ, અષાઢી ઘન ગરજે કદી, હો આષાઢી ઘન ગરજે કદી, ઝીણું ઝીણું ઝરમરતી, ગરવા આ ગુજરાતની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। ओम शांति। सॉरी भाई साहब बीच में, लेकिन आपने जिस तरह से बात की तो मुझे उमंग आ गया, तो 2 मैंने सुना दी। लेकिन आपको मैं अपने मन के उद्गार, जो मन की भावना उमड़ी इस गुजराती गीत को सुनकर मेरे पांव खड़क रहे थे कि मैं भी ताल में झूमूं, क्योंकि ये तो आप समझते होंगे गुजराती छे, कि हर एक गुजराती को जब भी मौका मिले वो उतनी उमंग उत्साह से गरबा, जो गुजरात का गरबा मशहूर है, वो गुजराती की रग रग में होता है। और वैसे मैं भी भले गुजरात से ज्यादातर बाहर ही रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स में सेवारत था, तो भी मेरा मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। और मुझे बचपन से ही जो अपनी गुजरात की फेमस आइटम है गरबा, वो मुझे दिल से बहुत प्यारा है और जब भी मौका मिलता है तो मैं उसमें शामिल होने की इच्छा रखता हूँ। मैं भी अगर गुजरात में कहीं भी जाऊंगा और जरूर ये गरबा की आइटम में मैं अगर शामिल हो सका तो अभी इस उम्र में भी थोड़ी बहुत तो झलकी अपनी दिखा सकता हूँ, जो मैं बचपन में किया करता था। खैर, अभी मैं शुरुआत करता हूँ और इस शुरुआत के लिए मैं आप सभी को बिना टिकट कलकत्ता गंगा घाट में ले जाऊंगा, क्योंकि ये गंगा घाट का जो ये अनुभव है, ये मेरी ईश्वरीय यात्रा की शुरुआत की जो कनेक्शन है
वो बहुत मायने रखता है। मैं जब छोटा शायद 10 महीने का था तब मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ और तब से मैं अपनी जो बड़ी बहनें थी 3-4 साल बड़ी, तो उन बहनों के साथ में ही मैं रहता था और मेरा बचपन कलकत्ता में बीता। तो जब भी कोई तीज त्योहार होते थे तो हम गंगा घाट में स्नान करने जरूर जाते थे, तीनों, 2 बहनें और मैं। तो ऐसा एक प्रसंग था जब हम गंगा घाट में स्नान करने गए। मैं शायद 7-8 साल का हूँगा और मेरी बहनें समझो 3-4 साल मेरे से बड़ी। तो गंगा घाट में स्नान करने गए और आपको पता है कि गंगा घाट में जब भी ऐसा विशेष त्योहार का स्नान होता है इतनी भीड़ भड़का होती है। तो मेरी बहनों ने समझा कि छोटा भाई कहीं गुम न हो जाए, तो उन्होंने अपने साथ बहनों के घाट में ही मुझे साथ में रखा। अन्यथा वहां पे 2 घर भाइयों का और बहनों का अलग अलग होता है। क्योंकि मैं छोटा था उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। मैं इसलिए बयान करता हूं इस इंसिडेंस का क्योंकि जब वो मेरी बहनें अपने वस्त्र बदल रही थी तब मेरा अनायास कोई ऐसा प्रयास नहीं था, मैंने जानबूझकर वैसा प्रयास नहीं था, लेकिन अनायास ही मेरा ध्यान चला गया। हमारी जो बहनें थी 2 वो अपने वस्त्र बदलते थे। तो ये छोटी सी बात मेरे मन को खरोंच रही थी। तो जब मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ और सन 71 में मेरी ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में फरवरी मास में शायद शिवरात्रि थी। तो उस शिवरात्रि के दिन कोई फंक्शन था, तो मैं दिल्ली कैंटोनमेंट में तैनात था और दिल्ली कैंटोनमेंट से नजदीक सा सेंटर तो था वो राजौरी गार्डन था। उन दिन भाई साहब आप अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो गया है, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। जी ठीक है, अभी ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ, तो वो इंसिडेंट मेरे मन को खरोच रहा था। और जब सुदेश दीदी शिवरात्रि के प्रोग्राम के निमित्त भाषण कर रही थी, वो भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला और वो भाषण विशेष था चरित्र निर्माण के बारे में। तो वो चरित्र निर्माण की परिभाषा मैंने अपने भाषण में बता रही थी कि जिन किसी का कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वो समझो चरित्र उनका ऊंचा नहीं माना जाएगा और उनको भी अपने चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। तो जब वो ये कह रही थी तो मुझे अपनी बचपन की जो गंगा घाट की वाकया थी वो याद आ गई और मेरे मन ही मन मैंने स्वीकार किया कि अभी तक तो स्कूल कॉलेज में गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं लेता रहा, मगर वास्तव में बहन जी जो कह रही थी कि जिन की कर्मेंद्रियां, चाहे आंख, चाहे मुख, चाहे कान, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो समझो लो कैरेक्टर की निशानी है।
तो मैंने ये समझा कि मैं भी इस चरित्र निर्माण की भाषा जो सुदेश बेन जी समझा रही थी वो मैं ज्यादा समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा, ऐसे मन ही मन मैंने सोच लिया। और तत्पश्चात मैंने 7 दिन का कोर्स राजौरी गार्डन में प्रारंभ किया। कोर्स ऐसे तो होता है 7 दिन का, लेकिन मेरा कोर्स करीब 2 महीना तक चलता रहा। और इसका कारण ये था, जो सर्वप्रथम हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जरूरत है होती है वो है पवित्रता। मेरे जीवन का आइडल समझो जो बचपन से रहा था वो थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सब जानते हैं कि वो कहा करते थे कि जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं ऐसे मुझे 5 मिल जाए, 5 व्यक्ति मिल जाए तो मैं इस विश्व को परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन सबको पता है कि उनको ऐसे अपने जैसे 5 नहीं मिले। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता तो मैं समझता था, लेकिन उस वक्त मेरे मन की कमजोरी समझो या जो भी समझो, मैं समझता था कि ब्रह्मचर्य की जो कॉम्प्रोमाइजिंग परिभाषा थी, जिसका एक शब्द में कहूं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी ऐसे कहें, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग जो डेफिनेशन है वो मेरे मन में छप गई थी और उसी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा था। लेकिन 2 महीने के पश्चात जब मैंने बहुत अच्छी तरह से बहनों से सुना, समझा और तत्पश्चात मैंने फैसला किया कि ब्रह्मचर्य बिना आध्यात्मिकता का कोई सवाल ही नहीं है। और मैंने तब से ये 7 दिन का कोर्स पूरी रीति से स्वीकार करके अपनी ईश्वरीय पढ़ाई की शुरुआत की। और जब मैंने शुरुआत की तब मेरी एंगेजमेंट हुई थी और वही मेरे जीवन की, ईश्वरीय जीवन की पहली समस्या थी। मैंने बहनों से कहा कि मेरी ऐसे ऐसे सगाई हुई है और उस सगाई के कारण मुझे उस कन्या से शादी तो जरूर करनी ही पड़ेगी। सुदेश बेन जी मुझे समझा रही थी कि भाई ये पवित्रता का मामला है, आप तो समझ गए लेकिन वो कन्या को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हो सके तो ये अवॉइड करो। मैं थोड़ा इमोशनल नेचर का रहा हूं बचपन से, तो मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं हो सकता कि मैं किस कन्या को बिना कोई उनके दोष उनको ये कहूं कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि हमारी पवित्रता की आवश्यकता है तो मैं जरूर उनको जाके बताऊंगा, समझाऊंगा और उनको कॉन्फिडेंस में लूंगा। अगर वो पवित्रता की बात मान जाती है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर वो पवित्रता की बात मान जाती है तो उससे उत्तम क्या हो सकता है। इसी समझ से मैं उनको मिलने के लिए बॉम्बे गया। इंसिडेंटली वो 2 बहनें थी और हम 2 भाई थे। तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो रिश्ते में मुझे मेरी भाभी लगती थी। तो और वो लोग
युगांडा के रहवासी थे। बचपन से ही वो लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन युगांडा, और उनकी नेशनलिटी उस समय के अनुसार ब्रिटिश नेशनलिटी होती थी। तो खैर मैं जाके मनी मन ईश्वर से, बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं जिस लक्ष्य से उनसे मिलने जा रहा हूँ वो मेरी बात मान लेनी चाहिए। मैं प्रथम बार इस लक्ष्य से कोकिला जी को मिलने गया, और उस मुलाकात के लिए खास विशेष बॉम्बे में चौपाटी मशहूर है, तो चौपाटी के सैंड पर बैठ के मैंने उसको मेरा ये प्रस्ताव रखा कि देखिए पहले भी हम शादी करने वाले थे और अभी भी मैं करने का इच्छुक हूँ, लेकिन साथ साथ में मेरी एक आवश्यकता आई है, जो आवश्यकता मेरी आध्यात्मिक समझ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो मुझे मिली है उसके कारण है, और वो है ये पवित्र जीवन। भले हम मैरिज करेंगे लेकिन पवित्रता की कंडीशन के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में हमारे जो भी सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के होंगे, तो वो तो जरूर होंगे, लेकिन ये पवित्रता की कंडीशन के ऊपर हमारा लग्न जीवन, मैरिज लाइफ चलेगा। मैंने समझाने की उनको कोशिश की, और बाबा की कृपा समझूं, क्योंकि मेरी प्रार्थना थी, तब तो मैं बाबा नहीं कहता था, भगवान, तो भगवान से ये मेरी प्रार्थना थी कि आपकी ये बात उस कन्या को माननी ही चाहिए, तब मेरा कार्य सिद्ध होगा। और बाबा की मेहरबानी से उन्होंने ये बात मेरी मान ली, इतने हद तक कि उन्होंने कहा कि मैं इस हालत में अपने घर वालों को नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन आप इस मार्ग पे चलते चलो, मैरिज के बाद में मैं भी आपके साथ में ज्वाइन करूंगी। ऐसा विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया प्रथम मीटिंग में। मैं बड़े खुश हो गया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया माना, और मैं फिर दिल्ली वापस आ गया, अपने ड्यूटी पे ज्वाइन हो गया। और उस दरमियान मुझे पता था कि कोकिला जी ब्रिटिश नेशनल है, दो इंडियन ओरिजिन, लेकिन फौज में ये कायदा होता है कि अगर ऑफिसर, मैं क्योंकि भारतीय वायुसेना में एक ऑफिसर की हैसियत से सेवा में था, तो मुझे चाहिए था कि अगर मुझे उनसे शादी करनी है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, और साधारण रीति से तो हमारे जो भी एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वही दे देते हैं परमिशन, लेकिन इस केस में क्योंकि ये ब्रिटिश नेशनल इंडियन ओरिजिन की थी, तो वो परमिशन डिफेंस मिनिस्टर को देनी होती है ऑफिसर के केस में। और मेरी एप्लीकेशन मैरिज की थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस होते होते 5-6 महीने लग गए, और नवंबर 71 में हमने मैरिज की। लेकिन वो मैरिज जो थी, वो मैरिज यूनिक और इमरजेंसी में होनी थी, क्योंकि उन दिनों में 71 में नवंबर में बांग्लादेश की वार
हो गई थी और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। उसके पहले मैरिज फिक्स करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मैरिज अपने आप डिसाइड नहीं की थी, और सुदेश बेन जी ने जैसे मुझे गाइडेंस दी कि आपको मैरिज करना है तो आप बाप दादा की स्वीकृति जरूर लो, और वो लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं इतना तो समझ गया था कि जो भी बहनें आपको मार्गदर्शन करती है उसको मानने में आपका ही फायदा है। तो उसी अनुसार मैं अप्रैल में मैं कोकिला जी के मिलने के बाद में जुलाई में ऐसा कुछ समय था कि जब मुझे बाप दादा से मिलने का अवसर मिला। सुदेश बेन जी ने मेरी जाने की व्यवस्था की कि आप माउंट आबू जा सकते हो और बाबा से मिलके उनसे स्वीकृति ले सकते हो। तो वो मेरा प्रथम बार बाप दादा से मिलने का था। मैंने तब उन दिनों में बाप दादा से मिलन पर्सनल लेवल पे होता था, मैंने 1 to 1। तो मुझे बाप दादा ने पूछा गुलजार दादी के माध्यम से कि बच्चे आप किस लिए आए हो। तो मैंने उन दिनों में मेरी भाषा में, क्योंकि एयरफोर्स में था तो अंग्रेजी जरा ज्यादा ही आ जाती थी, तो मैंने कहा बाप दादा से कि बाबा मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आया हूँ। ब्लेसिंग नॉर्मली परमिशन के बदले में मैंने ब्लेसिंग कही। तो बाप दादा कहे कि बच्चे तुम बच्चे हो या भगत हो। तो मैं थोड़ा चुप हो गया, बाबा क्या कहना चाहती है मैं नहीं समझा। तो बाप दादा ने आगे स्वयं कहा कि आप बच्चे हो और बाप तो सदा ही बच्चों के साथ में ही होते हैं। तो बाबा ने मेरी मन की भावना समझी और उन्होंने कहा कि आप जो करने जा रहे हो वो ऐसा है कि आग और कपूस साथ में रहे और आग न लगे, ऐसा आपको करके दिखाना है। तो मैं खुश हो गया कि बाबा ने मेरे में विश्वास रखा और मुझे स्वीकृति दी। तो तत्पश्चात मैंने जब नवंबर में डिफेंस मिनिस्टर की परमिशन मिल गई तो मैंने मैरिज के लिए अर्जी डाली अपने कमांडिंग ऑफिसर को। तो कमांडिंग ऑफिसर कहे कि मेहता जी, तब मेहता जी तो नहीं कहेंगे, वो तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा मेहता look here, emergency is on and there is no question of any leave, but because you are going to get married, I am giving you emergency permission, and that too only 1 week emergency marriage and emergency leave for 1 week, and don't ask for any extension. तो मैंने कहा भले, मैं सर 1 हफ्ता में ही प्रॉमिस करता हूं कि मैं मैरिज करके वापस आ जाऊंगा। तो मैं गया बॉम्बे, अपनी 2 बहनें उनको मैंने लिखा बहनें आप बुरा ना मानना, मेरी ये मैरिज इस तरह की मैरिज नहीं है, अन्यथा आप दोनों को मैं बहुत
प्यार से बुलाता, लेकिन ये मैरिज इस तरह की है कि जिसमें प्यूरिटी की रिक्वायरमेंट है, और वो प्यूरिटी के हिसाब से मैरिज तो नाम के वास्ते है, लेकिन हमारी प्यूरिटी का आधार पर मैरिज है, इसलिए ये मैरिज उस तरह की मैरिज नहीं है। उस भाव से मैंने बहनों को लिखा था कि आपको इस मैरिज में आने की जरूरत नहीं है। छोटी बहन ने तो मेरा कहा मान लिया, मेरी बड़ी बहन जो आगे चल के बाबा के ज्ञान में भी चली, उसने मेरा न आने का जो आदेश था उसको सुना अनसुना कर कर, पढ़ा न पढ़ा कर कर वो तो मैरिज में पहुंच ही गई। वो कहे कि जवाहर, तुम ये समझते हैं कि ये बहनें आएगी और उनको उनका किराया देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए तुम हमको मना करते थे। मैंने बोला बहन ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी मेरे भाव थे मैंने उनको कहा और वो बाद में मान गए। बाद में इसलिए आपको कह रहा हूं कि वो जो मेरी सफर थी प्रथम सफर थी बॉम्बे से दिल्ली की, क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी थी और मैं कोकिला जी के साथ में सफर करने वाला था, तो मुझे मेरी होने के कारण मुझे वारंट जो फ्री ट्रैवल का कंसेशन वाउचर होता है फौज से मिलता है, वो मैंने रिजर्वेशन कराई और हम और कोकिला जी साथ में बॉम्बे से दिल्ली आने के लिए एक्सचेंज कर रहे थे। इसके पहले हमको हमारे आदरणीय रमेश भाई जी और उषा बेन जी, उन दोनों में बॉम्बे में हुआ करते थे, उन्होंने हमको लंच पे बुलाया था। तो हम गए थे और वहीं से उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर उन्होंने सुना कि हम जल्दी ही दिल्ली वापस जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मेहता भाई, आप दिल्ली डायरेक्ट जाने के बदले में अगर माउंट आबू होके जाओ तो उसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा नहीं जी, अगर मुझे वाया अहमदाबाद जाना है और एक दिन ड्रॉप जर्नी करनी है आबू, तो ये हो सकता है और उसका एक्स्ट्रा फेयर जो होगा वो मुझे पर्सनली पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर बॉम्बे सेंट्रल लेके आए और बॉम्बे सेंट्रल हमारा वाउचर एक्सचेंज हुआ और हमारी टिकट अगले दिन शाम को बॉम्बे से दिल्ली वाया अहमदाबाद मैंने सर्कुलस रूट से हुई। तो दूसरे दिन शाम को जो ट्रेन थी बॉम्बे सेंट्रल से चलने वाली थी। इंसिडेंटली मेरे बड़े भाई का नाम भी रमेश भाई और मेरे ईश्वरीय परिवार के बड़े भाई वो भी रमेश शाह थे। दोनों स्टेशन में मुझे सी ऑफ करने आए थे। दोनों के मन में क्या था ये आप समझ सकते हो। वो तो समझते थे कि ये सब प्यूरिटी की बात सब भूल जाएंगे, लेकिन रमेश भाई के माध्यम से मुझे बाबा ने इतनी शक्ति दी जिस शक्ति का मैं बयान नहीं करूं तो मेरा ये अनुभव आपको सुनाना अधूरा रहेगा। वो जब पहली बार मुझे कोकिला बेन के साथ में सफर करना था रात को और मुझे फर्स्ट क्लास का
कूपे मिला था, ऊपर नीचे की जो सीट हुआ करती थी उन दिनों में। तो मुझे बाबा ने आगाह किया कि बच्चे, पहले तो तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी तुम्हारे पे थी, लेकिन आज ये सफर के दरमियान तुम्हारी डबल जिम्मेदारी है। तुम्हारी अपनी तो है ही है, लेकिन इस आत्मा की कि जो आत्मा को आध्यात्मिकता का अपता नहीं है, उसको मार्गदर्शन और उसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और बाबा ने आंख दिखाई कि बच्चे खबरदार, संकल्प मात्र भी अगर आपने देहिक दृष्टि रखी तो मेरे से कड़ा कोई और नहीं हो सकता। मैंने बात समझ ली और हम दोनों बॉम्बे से अहमदाबाद होके माउंट आबू ऐसे पहुंच गए और ऐसे सफर की कि जैसे हम बहुत समय से साथ सफर करते रहे, और नेगेटिविटी का एक संकल्प मात्र भी मेरे दिमाग से गुजर जाए, इम्पॉसिबल। ये बाबा की प्रथम शक्ति का मैंने अनुभव किया कि प्यूरिटी की ऑब्जर्व करने के लिए बाबा की शक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे मिलती है, उसका मुझे प्रथम बार आभास हुआ, अनुभव हुआ। और उसके पश्चात तो मैं और कोकिला जी दोनों ऊपर मधुबन में गए, कैसे दीदी दादियों ने हमारा प्यार से स्वागत किया, और देवी परिवार से जैसे प्रथम बार कोकिला जी का मिलन हुआ और उन्होंने अपने अनुभव के 2 शब्द मधुबन की स्टेज से ये कहा कि मुझे आध्यात्मिकता के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जो बड़ी बहनों से जो प्यार मिला, वो प्यार मेरी लौकिक जनेताज ने भी नहीं दिया होगा, उतना प्यार इन बहनों ने मुझे दिया। ठीक है, वो बात तो वहीं रह गई और हम दिल्ली आए, और दिल्ली में हमको जो गवर्नमेंट के तरफ से जो क्वार्टर मिलना था, वो भी राजौरी गार्डन सेंटर के बहुत नजदीक ही क्वार्टर मिला, जिस कारण कोकिला जी दिन में कई बार बहनों से आना जाना और उनकी साथ में सेवा में उनका सहयोगी होना, ये उनका एक सौभाग्य था कि हमारा जो निवास स्थान है वो सेंटर के बहुत नजदीक था। और कोकिला जी का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँ, क्योंकि आज वो इस लौकिक दुनिया में नहीं है, उन्होंने बाबा की गोद ली आज से 4 साल पहले 2016 में। तो उनकी बात भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि वो इतनी प्यूरिटी की देवी थी कि उन्होंने 2 महीने में ही अपने पूरे लौकिक जो कलर ड्रेस या कलर मैंने ऑर्नामेंट्स पहनना ये वगैरह, वो सबसे वो किनारा कर लिया और पूरी वाइट ड्रेस में आ गई। जैसे सेंटर में बहनें रहती है, ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन को ढाल दिया कि मुझे अगर जीवन जीना है तो इन बहनों जैसे ही, और उसमें जरा भी वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती थी। तो 2 महीने के अंदर उन्होंने अपना पुराना जो भी शादी के साथ में उनका वस्त्र था या ऑर्नामेंट था या वो सबको एक किनारे करके वो वाइट ड्रेस में बहनों की तरह ही रहने लगी। और जब शादी हुई थी तब उनके माता पिता युगांडा में थे और बड़ी बहन और दूसरे 2
भाई थे, उनकी हाजिरी में शादी हुई थी। तो उनके माता पिता 2 महीने के बाद में हमारे यहाँ पे दिल्ली में मिलने आए और आके 15 दिन हमारे साथ में रहे और 15 दिन दिन रात उनकी माताजी लौकिक रोए जाए और इतना मुझे कहे कि भाई तुमको ऐसी शादी करनी थी, अलग अलग कमरों में रहना था, तो तुमने शादी क्यों की? अगर तुमको नौकरानी चाहिए थी तो नौकरानी तो तुमको आसानी से मिल जाती, मेरी लड़की को तुमने क्यों नौकरानी बना दी? मैंने कहा नहीं माताजी, ऐसे नहीं है। और कोकिला जी ने भी साथ किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी स्व इच्छा से मैं अपना ऐसा जीवन बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कैसे भी उनको 15 दिन के बाद में विदा किया। और उसके पश्चात जो परीक्षा आई मेरी, वो थी कोकिला जी की शारीरिक व्याधि। ऐसी शारीरिक व्याधि कि जो अपने बेड से उतर न सके, बाथरूम जा न सके, लेकिन उस हालत में भी बाबा ने मुझे इतनी पावर दी कि एक छोटे बच्चे की तरह मैंने उनकी देखभाल की। और वो मैं समझता हूँ बाबा की कमाल थी कि बाबा ने मेरे से ऐसी सेवा कराई कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है, ऐसी देखभाल मेरे से बाबा ने कराई। तो बाबा हर हालत में किस तरह से बच्चों को मदद करते हैं, ये मैंने अनुभव किया। और तत्पश्चात मेरा दादी से, प्रकाशमणि दादी से, गुलजार दादी से, मनमोहनी दीदी से इतना घनिष्ठ संबंध था कि अभी समय का अभाव है, लेकिन मैं ज्यादा आपको नहीं कह सकता हूँ डिटेल में। लेकिन गुलजार दादी का मुझे इतना विश्वास प्राप्त था कि जब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उन दिनों में पहले अकाउंट्स ऐसा विधिवत नहीं लिखा जाता था, तो बाद में अकाउंट लिखना रमेश भाई जी के आदेश से शुरू हुआ और दिल्ली जोन का अकाउंट रखना था। राजौरी गार्डन का अकाउंट तो मुझे रुक्मणी दादी ने कहा कि आप संभालो, लेकिन दिल्ली जोन का अकाउंट के लिए गुलजार दादी जी ने मुझे सिलेक्ट किया कि मेहता भाई मेरे साथ दिल्ली जोन के अकाउंट में सिग्नेटरी होंगे और सारा अकाउंट कारोबार वही संभालेंगे, क्योंकि गुलजार दादी तो ऐसी बातों में जाती नहीं है। और इतने हद तक कि पूरी चेकबुक पहले से ही वो साइन करके मुझे दे देती थी कि मेहता भाई जो भी आपको कारोबार करना है आप करो, मुझे आप में पूरे विश्वास है, मुझे कोई ऐसी चेकिंग ये करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का भाव है कि दादी ने इतना मेरे पे विश्वास रखा कि जो मैं इतना ऋणी हूं कि दादी जी ने मुझे इतना समझो ये एक अलौकिक पालना है। ऐसे ही प्रकाशमणि दादी जी, मुझे याद है कि विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंसिस बाबा ने मुझे निमित्त बना के चालू करवाई थी। और विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंसिस चालू करने की पहली कॉन्फ्रेंस, ऐसे तो 5-6 हुई, लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई और ऐसा कारण बन गया कि फोल्डर भी छप गए थे, सब निमंत्रण वगैरह सब आ गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन भी आ गया, लेकिन कुछ कारण ऐसा बना कि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। और 2 महीने तक उस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के कारण मेरी अवस्था इतनी डामाडोल हुई, मैं अंदर ही अंदर कहता था कि ये
कौरव गवर्नमेंट मुझे सैंक्शन देती थी, ग्रांट भी देती है, और मुझे अपनी ही पांडव गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना कर रही है। मैं क्या कहूं, किसको कहूं? मैं मनोमन बहुत व्यथा में था। और ऐसे में प्रकाश मणि दादी जी का टेलीफोन आया, पर्सनल मेहता भाई के लिए। कहा कि मेहता भाई, ये कॉन्फ्रेंस आपको दोबारा करने के लिए तार जोड़ने हैं और आपको ही करना है। ऐसा विश्वास मिलना ये कितनी भारी एक परवरिश है कि जो मुझ आत्मा को बड़ी दादी से मिली। और तत्पश्चात जैसे ही दादी ने आदेश दिया तो मैंने फिर से तार जोड़कर और फिर से कॉन्फ्रेंस की दूसरी डेट डिसाइड की। और वो कॉन्फ्रेंस भली भांति हुई, जिसमें दादी प्रकाश मणि स्वयं हाजिर थी, भ्राता जगदीश भाई जी हाजिर थे और दादी गुलजार भी। और कॉन्फ्रेंस के पश्चात जो थैंक्स गिविंग की जो एक मीटिंग दादी जी ने बुलाई कि आप दिल्ली वालों ने सभी ने मिलकर ये विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह से की, उसके लिए आप सभी को मैं मुबारक देती हूँ। और उसमें उन्होंने जगदीश भाई जी को पहले निमंत्रण दिया और कहा कि ये फूल माला सारे दिल्ली जोन के निमित्त आपको मैं पहनाती हूँ। जगदीश भाई जी की इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता, उन्होंने दादी जी को कहा कि दादी जी, ये फूलमाला का मैं हकदार नहीं हूं, ये मेहता भाई को बुलाओ, ये मेहता भाई इस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए निमित्त बने थे, उनको आप पहनाइए। और जगदीश भाई जी ने ये कहा कि दादी जी, मैं एक बात इस मौके पे कहना चाहूंगा कि मेहता भाई की बात बाबा सुनते हैं और मानते हैं। ऐसा जगदीश भाई का कहना क्या मायने रखता है ये आप समझ सकते हो। और जो जगदीश भाई के आदेश थे, उन्होंने बाबा की गोद ली। उसके पश्चात हमने ये सोचा कि जगदीश भाई की हम साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की तरफ से एक आशा थी कि ऐसे ऐसे सूक्ष्म टॉपिक्स जिसको दुनिया वाले नहीं जानते हैं, आप साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के भाई बहनों को मिलकर ऐसी परिभाषा लोगों को देनी है, समझानी है, जैसे परम धाम है, ये सृष्टि चक्र है, ये संगम युग है, वगैरह वगैरह। और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखकर हमने पिछले साल एक साइंटिस्ट इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी, विजडम फॉर विजडम फॉर न्यू वर्ल्ड, इस तरह की कोई मीनिंग की कॉन्फ्रेंस रखी थी। हालांकि ये कोरोना वगैरह के कारण वो कॉन्फ्रेंस हो न सकी। लास्ट में हमको ई कॉन्फ्रेंस उसकी करनी पड़ी। उस कॉन्फ्रेंस में परम धाम को परम धाम न कहकर कॉस्मिक वर्ल्ड का नाम दिया और उस तरह से
हर बात कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मिक कॉरिडोर, माने संगम युग, इस तरह की बातें उस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताई गई थी। कहने का भाव ये था कि जगदीश भाई जी की दिली इच्छा थी कि हम साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की तरफ से ऐसी बातें दुनिया को समझाने के लिए रखी जाए, और हमने बहुत प्रयास करके सभी ने मिलजुल के उस कॉन्फ्रेंस द्वारा ऐसी ऐसी बातों को प्रकाश डाला। ऐसी ही बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारे, क्योंकि मैं एयरफोर्स में कार्यरत था और हमारे कैंपस, एयरफोर्स कैंपस में ऐसा वातावरण होता था जो वातावरण की बात मैं इस अनुभव के दरमियान नहीं करना चाहूंगा। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी बाबा ने मुझे इतनी शक्ति और समझ प्रदान की थी कि मैं अपने को सुरक्षित रख सका। मैं पार्टियों में जाता था और मैं अपना असूल बराबर कायम रखता था, न खाने की न पीने की ऐसी बंदिश जो एयरफोर्स के ऑफिसर होने के नाते स्वीकार करनी पड़ती होती है, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं की। वो लोग ड्रिंक पीते थे और मैं जब पार्टी में, क्योंकि मैं ऑफिसर था, मुझे जाना पड़ता था ड्यूटी बाउंड, तो मैं जाता था, लेकिन वो मेरे कमांडिंग ऑफिसर इतने शर्मिंदा होते थे कि वो अपने ग्लास को पीछे रख के कहते थे कि मेहता, यू प्लीज गो, वी कैनॉट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ यू। इसी तरह से मुझे सहज ही ऐसी पार्टियों से वो छुट्टी दे देते थे, अन्यथा मेरा अपना ही कमांडिंग ऑफिसर मेरे सामने ड्रिंक पीता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये बाबा की पावर थी, जिस पावर के कारण वो लोग महसूस करते थे कि ऐसी व्यक्ति हस्ती के सामने हम ड्रिंक नहीं कर सकते। ऐसे ही कोकिला जी भी व्हाइट ड्रेस उन्होंने परमानेंट धारण किया हुआ था, तो एयरफोर्स की पार्टी में उनको जाना लाजमी होता था, लेकिन क्योंकि वो व्हाइट ड्रेस में सदैव रहती थी और बाबा की हर श्रीमत को पालन करती थी, तो इसी बहाने हमको दोनों को जैसे पार्टियों में जाने से जैसे कि हमको छुट्टी मिल गई। नॉर्मली ऐसी छुट्टी कोई देते नहीं है, लेकिन ये बाबा की कमाल कि बाबा ने ऐसी हमको सूझबूझ दी और ऐसी शक्ति दी कि हमको सहज ही मुक्ति मिल गई। जब से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट 90 में लेके हमने राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर समर्पित जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तो 3-4 साल के पश्चात गुलजार दादी जी ने कोकिला जी से पूछा कि कोकिला, तुम 2 महीने के लिए रोहतक जा सकती हो? कुछ सेवा की आवश्यकता थी। तो कोकिला जी ने सहर्ष बोला कि हाँ दादी जी, क्यों नहीं, आप जैसे कहते हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो 2 मास के लिए उन्होंने कोकिला बहन को रोहतक भेजा था, लेकिन उन्होंने 22 साल तक रोहतक सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दी और तत्पश्चात उन्होंने अपने देह का त्याग कर
बाबा की गोद ली 2016 में। तो 1994 से 2016 तक उन्होंने अपनी सेवा रोहतक सेवा केंद्र पर दी और वहां से बाबा की गोद ली उन्होंने। तो कहने का भाव है कि बाबा की सेवा में हम दोनों को पूरा पूरा चांस मिला कि हम अपने समय श्वास संकल्प को सफल करें। अभी मैं राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर 1990 से सेवारत हूँ। पहले जब तक दादी रुक्मणी जी थी तब तक उनके साथ में, और तत्पश्चात हमारी राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की इंचार्ज शक्तिबेन जी। तो आज तक मैंने अपने अलौकिक जीवन में ये अनुभव किया है कि किस तरह से बड़ों से या छोटों से कैसे व्यवहार में आना। बाबा ने हर बातों को ऐसी अच्छी तरह से हमको सूझबूझ दी है कि हम अपने आप को अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं अपनी अवस्था को संभालते हुए। और जो रुक्मणी दादी जी ने मेरे पे एहसान किया है कि जब से मैं राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आया हूं तब से मुझे अमृत वेले के सेवा की ड्यूटी समझो वो दे के गई है, और वो परमानेंट समझो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आज मैं जो हूं, जैसे अवस्था में मैं हूं, वो मेरे अमृत वेले के बदौलत ही मैं अपनी अवस्था ऐसी लॉ और लव के बैलेंस से रख सकता हूं। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है कोई भी बहन या भाई के साथ में संबंध में आने की। बाबा ने जो हमको समझ दी है, ये समझ तो बेजोड़ है। आप सभी अपनी अपनी तरह से आजमा चुके होंगे, और मैंने ही भी जब से बाबा का मैं बना तब से मेरी ये दिली इच्छा थी कि बाबा जो कहता है, जैसे कहता है, ऐसे ही मुझे चलना है। सिद्धार्थ, तो इसके लिए बाबा ने इतनी गहरी समझ दी है कि उस समझ से हम अपने आप को भली भांति चला सकते हैं। कहने के लिए, शेयर करने के लिए तो मेरे पास बहुत बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए मैं आप सबसे विदाई चाहता हूं, और आपका मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए आप सभी का मैं दिल से, तहे दिल से आभारी हूं। मेरे अपनी ओर से, और कोकिला बेन जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। ओम शांति। ओम शांति। आभार तो हमें आपका प्रकट करना चाहिए भाई साहब, कि देखो आपने कितनी फुर्ती से, कितनी अच्छी गहरी बातें, प्रेरणादायी बातें हम सबके सामने सभा में रखी। लेकिन आज देखो, मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन कौन आ गया है आपको मिलने के लिए? आपके पुराने मित्र। ठीक है, कई बार हमारे डॉक्टर साहब आपको याद करते हैं, तो देखो वो हाजिर है। बहुत दिनों से इस सभा में हाजिर नहीं हुए थे, लेकिन आज
खास क्योंकि आप अनुभव सुना रहे थे, तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आज तो डॉक्टर साहब को हम जिन्स मिले ना अपने, तो डॉक्टर साहब बहुत खुश है। पूरा मैं भी बहुत खुश हूँ। जी, बड़ी खुशी हो रही है। जवाहर भाई, प्यारे भाई, जैन भाई, बहादुर भाई, तुमने सांभळता जैसे दिल ની कली खिली गई। बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी। थैंक्स ए लॉट। और તમારે સેન્ટર થી આ એટલી મોટી સેવા થાય છે, એના માટે આપ સભીને, આપને સર્વને મારા હાર્દિક અભિનંદન। તમે એટલી વિશ્વવ્યાપી સેવામાં જોડાયો છો, એ જાણીને મને બહુ ખુશી થાય છે। હિન્દીમાં બોલો, હિન્દીમાં। હા, ચંપાબેન પણ। બાજુમાં જ બેઠી છું, જવાબ હા, ચંપાબેન, ઓમ શાંતિ। પુરાની યાદ તાજી છે ને? હા, કોકિલાબેન ને બી યાદ કર્યા હા, અને અને તમે ઘણા ઘણા આપણે મળ્યા। અને તમે અમને વડોદરામાં કેવી રીતે સાચવા, એ હું કેવી રીતે भूली सकूं। जो भी है, लेकिन आप हिंदी में शुरू तो अच्छा रहेगा सबके लिए। हाँ, इसलिए हिंदी में तो है ही है, लेकिन गुजराती में तो जाने अनजाने में वो चले जाते हैं। और उसके लिए सभी हिंदी भाषी जो हमारे भाई बहन हैं, वो सभी ये इतनी तो गुजराती जानते ही है। फिर भी हाँ, फिर भी वो अमान्य तो रखते ही हैं। हिंदी गुजराती में बोलते हैं ना, छे के बदले में है लगा तो हिंदी हो गया। बहुत बहुत अच्छा। थैंक्स मनीष भाई, आपने बहुत बहुत सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत पुनः सहयोग के लिए धन्यवाद। और ओम शांति, गुड नाइट। नहीं है अभी तो मुझे बोलना है। बोलो बोलो। जवाहर को, ब्रह्मा कुमारी के जवाहर को। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कितना अच्छा अनुभव सुनाया, कैसे अच्छे सेवा के प्लान बनाए हैं, और दिल्ली में बैठना माना सारे विश्व की सेवा पर बैठना। जी जी। और वैसे हमारे साथ भी भट्टी में भी थे, हम सब खास चुने हुए को बुलाया था भट्टी में, तब भी जवाहर भाई हमारे साथी बने। फिर दिल्ली भी कई बार जाना हुआ, तब भी विज्ञान भवन में भी थे हम, उसी समय भी थे वहां पर विज्ञान भवन में जब था। तो इनकी तो बहादुरी बहुत है। वैसे भी एयरफोर्स में तो थे ही, मिलिट्री में भी थे, लेकिन ऐसे यहाँ भी कितने बहादुरी से हमारी मीटिंग होती थी, प्लानिंग मीटिंग में भी वो जरूर कोई ना कोई लीडिंग बातें करते थे। तो इनका उमंग उत्साह तो पहले से ही हमने देखा है। तो ऐसे आज आप आए हो, और हम गुजरात में भी, बड़ौदा में भी आए थे, और दिल्ली के रहने वाले भी गुजरात में, वडोदरा में कैसे प्यार से रहे। मैं ऐसा कहता हूँ जैन भाई, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं गुजरात का एमपी हूँ, और गुजरात का एमपी दिल्ली में रिप्रेजेंट करता हूँ गुजरात को। अच्छी बात है। ठीक है ना? पूनम बेन भी आए हैं। पूनम बेन तो हमारी कोऑर्डिनेटर है। धन्यवाद। हाँ जी, इसको भी बहुत बहुत वेलकम है। पूनम बेन, आप डॉक्टर साहब, पूनम बेन हमारे गुजरात के भाई, जवाहर भाई, बहुत प्यारे भाई, और हिम्मत दिलाने वाले भाई है। सबको हिम्मत दिलाते रहते हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती है ऐसा। जब भी वो बोलते हैं ना वहाँ मीटिंग में, तो भी सबका अटेंशन चला जाता है, क्योंकि उनके दिल में हमेशा सेवा बसी हुई है। तो ये
हमारे प्यारे मित्र है संगम युग के। भले सब मित्रता छोड़नी है लेकिन ये तो है ही, रहेंगे साथ कभी साथ में जवाहर रहेंगे। भाई आओ बड़ौदा में। बड़ौदा हाँ, आइए जरूर आवश्यक, जरूर आवश्यक, जरूर आएंगे, क्यों नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये हमारे जो और रोहतक के भाई भी हमको मिलते हैं। रोहतक के भाई भी कई बार हमारे साथ वहाँ मधुबन में मिलते थे, तो वो भी उनकी सराहना बहुत करते थे जी कि जी कैसे हमारी दीदी कैसे हमको आगे बढ़ाया है ऐसा। तो ये भी उनके बारे में जानने का बहुत मौका मिला था, उनसे मिलने का भी, जैसे कि नजदीक का ही नाता था हमारा। जी तो जी आज तो बहुत खुशी हो रही है, बोलने का छूट नहीं रहा है। और हाँ, ऐसा लगता है कि वाह बाबा, ये भी मौका आ गया जो हमारे जी। प्यारे भाई मिल गए। आज हमारा और नेट आपका- भी जवाहर भाई नेट हाँ। में भी हमको सहयोग दिया, नहीं तो नेट मेरा बंद हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आज ठीक है। आज सहयोग दिया है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, चलो, थैंक्स बाबा, अच्छा। थैंक्स डिवाइन फैमिली। ओके, और मिनेश भाई, ये हाँ, मिनेश मिनेश भाई भाई की बहुत और मेहनत है। सारी वो- दुनिया को इकट्ठा करने वाले हैं। मिनेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो भी कहे कम है। आप हमें और हमारे ये सब भाई बहन जो है वो भी रेगुलर आ जाते हैं, हाँ हाँ, रेगुलरली अटेंड करते हैं। बिल्कुल। आज मैं विशेष नरसी दादा को भी थैंक्स कहता हाँ हूँ, जी, हाँ क्योंकि नरसी दादा ने कनाडा से मुझे फोन किया कि आपके मित्र है। हाँ मैं तो ऐसे योग कर रहा था, तो नरसी दादा ने कहा, अरे जैन भाई, तुमको याद करते हैं जवाहर भाई, और आप आ जाओ जल्दी। हाँ, तो इनका भी बहुत बहुत थैंक्स, जो कनाडा में है अच्छा अच्छा अभी। जी कनाडा से फोन किया उन्होंने। अच्छा इतना अच्छा। प्यार है आपस में हम सबका। अच्छा कोऑर्डिनेटर जी, पूनम बेन नमस्ते। ओम शांति। और ओम ऐसे अच्छे शांति, ओम रहना। शांति। कार्यक्रम में पूनम बहन जी का बहुत सहयोग रहा है, हाँ और जी रहेगा। दिल्ली के जो भी विशेष रतन है वो जी चुन करके इस सभा में पूनम बहन लाने का विशेष कर्तव्य कर रहे हैं। जी 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 बहन का तो बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। आगे भी बहुत अच्छे रतन हमारे सबके सामने आप लाएंगे। तो पूनम बहन, आपका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं। लेकिन जी जी, जरूर। शुरुआत में जैसे भाई साहब ने कहा कि गरबा आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं इस सभा का अंत भी गरबा से ही करूंगा। तो 2 मिनट पहले बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन गरबा सुनेंगे। बाद गुजरात उसके पहले एक लाइन में गुजराती में है, बाबा का थैंक्स देता हूँ। छोड़ो हूँ तो छोकरो छेक छोटो, पिता पाली पोसी मने कीधो मोटो, रूढ़ी रीत थी राखता राजी राजी, भला के महाभार भूलूं पिताजी। ओम शांति। हाँ, ताली बजाओ सब भाई बहन की, गैलरी के सभी को हाँ धन्यवाद करना है। बहुत अच्छा। तो चलिए, हाँ देखो गैलरी में सब धन्यवाद करते हैं। ओके चलिए।